गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं भारतीय संविधान का निर्माण, इसके लिए तय की गई यात्रा, किन किन लोगों ने क्या योगदान दिया, किन किन परिस्थितियों से गुजरा और किन लोगों ने इसकी मांग की और कैसी प्रक्रिया निर्माण की आगे बढ़ी। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार के स्वतंत्रता की मांग थी। इसका मतलब था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा से संबंध विचार अभिव्यक्त किया। मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ कि बाल गंगाधर जो तिलक जी थे, महाराष्ट्र राज्य से संबंध, उनका क्षेत्र मतलब उनकी जो कार्यस्थली महाराष्ट्र रहा, लगभग बम्बई प्रांत पुराना जो कहने में, सबसे पहले संविधान सभा से संबंध विचार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग की। इसे औपचारिक रूप से प्रतिवेदन एम एन राय ने किया। इस विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया। एम एन राय साहब ने इस विचार का प्रतिपादन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको आगे बढ़ाया। उन्हीं के प्रयत्न की बदौलत कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी, यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत से इस संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। इस विचार से प्रभावित होकर अनेक प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा पर विशेष चर्चा हुई। 1937 और 1938 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। 1938 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, ये जो इस पूरा जो भाषण का जो अंश इतना जो पढ़ा गया उसका, यानी जो एक प्रकार सारांश, कहिए अंश नहीं, सारांश ये निकला कि प्रजातंत्र और स्वतंत्रता विश्वास न रखने वाले व्यक्ति संविधान का विरोध करते हैं। मुझे कई बार एक इस तरह की टिप्पणी याद आती है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय अखबार में टिप्पणी कर रहे थे कि हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जब लोग सत्ता विहीन हो जाते हैं तो उनकी संविधान में आस्था बढ़ जाती है। बार बार वो जनता में भी जाकर ये उलाहना देते हैं सत्तारूढ़ दल का कि भैया वो संविधान की भावना अनुसार मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, भारतीय संविधान का दमन हो रहा है। परंतु जब वो सत्तासीन हो जाते हैं, सत्तारूढ़ हो जाते हैं, तो भारतीय संविधान ज़्यादा पसंद नहीं आता उनको। शपथ लेते टाइम जरूर कहते हैं मैं भारत की संविधान में आस्था व्यक्त करता हूँ, इसके आदर्शों का सम्मान करूँगा, बनाए रखूँगा, परंतु नहीं, देखने में आता बाद में जो उसकी स्वयं की जो मांग होती थी कि इससे बाहर कर दिया जाए, इसके अधीन में रखा जाए अमुक संस्था को, ये बाद वो अपना चेहरा तो लगभग ये कमोबश लगभग सब पर व्यवस्था लागू हुई। हो सकता है कुछ लोग इसमें इस प्रकार न हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, परंतु बड़ी संख्या में ऐसा ही है कि हम देखते हैं जब सत्तारूढ़ दल के जब विधायक महोदय हों, जब उनकी विरोधी दल की सरकार हो तो बार बार कहते हैं कि मुझे पुलिस जाती है, शिकार हो रहा है, कार्यालय मेरी सुनी नहीं जाती, परंतु जब वो स्वयं सत्तारूढ़ होते तो स्थिति एकदम विपरीत होती है। और मेरा वहाँ विधायकों में व्यवहार आज मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक ये है कि संविधान किन को पसंद होता है और संविधान किन को पसंद नहीं होता। ऐसा हमारे संविधान जब निर्माण की मांग उठी उस टाइम भी बात सामने आई थी कि भारतीय संविधान सभा की मांग का विरोध ब्रिटिश शासन, देशी नरेशों, यूरोपवासियों द्वारा किया गया।
एक मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों और जो उनके प्रतिनिधि या तथाकथित जो नरेश करे हैं, एक प्रकार से कहते हैं कि जो राजा का गुलाम होता है, यानी राजा का जो प्रतिनिधि कह दो या उसका दरबारी कह दो, वो और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उसका व्यवहार जनता के प्रति बेरुखी भरा होता है। और वैसा ही भारतीय जो देशी उनके प्रतिनिधि, मैं तो उनको शासक या राजा शब्द नहीं जोड़ सकता। मैं पहले कहता हूँ इस तरह की शब्दावली प्रयोग भविष्य में कोई न करे। लोगों को समझा दिया गया बार बार, क्योंकि राजा कभी गुलाम नहीं होता है और किसी शासक का प्रतिनिधि हो जो हो, वो प्रतिनिधि तो कहा जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा, उसमें शक्ति भी उन्होंने दे दी होगी, परंतु राजा महाराजा नहीं होता है, उसे अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि बोला जाए, वो अच्छी बात। तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों के जो प्रतिनिधि थे, उन भाइयों ने विरोध किया, इसी देश के थे वो, और उनकी वफादारी जनता के साथ कतई भी नहीं थी। वो उनका सबसे बड़ी बात ये थी, उनकी आस्था अंग्रेजी शासन में थी, जो बता देना चाहता हूँ। जब हम संविधान की बातें पढ़ते हैं और स्वतंत्रता की बातें पढ़ते हैं, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि उनकी जो यहाँ जिनको शक्तियाँ दे रखी थी, जेलदार, फौजदार, नरेश जो बताए जा रहे थे, नवाब, वो कुछ नहीं, वो सभी अंग्रेज़ों के गुलाम और उनके प्रतिनिधि थे भारतीय जनता का दमन करने के लिए एक प्रकार से। और उनको राजा बिल्कुल नहीं कहा जाए, कितना बड़ा इतिहासकार हो, चाहे उनका कोई वंशज हो, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि उनको राजा महाराजा नहीं कहा जाए, चाहे वो पटियाला का हो और चाहे वो भरतपुर का हो, चाहे जयपुर का हो, ये शब्द उनके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा जाए। वो न राजा थे न महाराजा थे, वो अंग्रेज प्रतिनिधि थे। तो उनके द्वारा विरोध किया गया, जबकि उदारवादियों ने इसे अति प्रजातांत्रिक बताया। मुस्लिम लीग तो पहले इसका विरोध किया, लेकिन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिवेदन के लिए दो अलग अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हाँ, वो प्रारंभ में तो विरोध कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले, परंतु जब उनको पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव जब पास किया तो उनको इस संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी, वो भी आए मैदान में। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रतिफल हुआ है कि अगस्त 1940 ईस्वी के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकारोक्ति दी। चलो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने दबाव डाला, वास्तव में उस टाइम दबाव बढ़ रहा था। इस तरह की साम्राज्यवादी शक्ति थी जो इंग्लैंड जैसी, उन पर दबाव बढ़ रहा था और स्वीकारोक्ति देनी पड़ी। जैसे उसने दी, जो दबाव बढ़ाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, राष्ट्र थे, उनको भी धन्यवाद। तब ब्रिटिश सरकार 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना के द्वारा पूर्णतः स्पष्ट कर दिया, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। यानी मैं बात ये बताना चाहूँगा कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँचा और 16 मई 1946 ईस्वी को मिशन अपनी योजना प्रकाशित की। मिशन ने माना कि वर्तमान संदर्भ में वयस्क मताधिकार के मतदान से संविधान सभा का गठन असंभव, इसलिए भारतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। चलो, उन्होंने ये जो प्रांतीय विधानसभा थी, वो तो उनका उस समय वर्तमान प्रचलित व्यवस्था की तरह सभी का मतदान का अधिकार नहीं था, सभी के मत का न समान मूल्य था, परंतु फिर भी कम ज़्यादा मिलाकर ज़्यादा विश्वसनीय निर्वाचन तो नहीं था वो, परंतु फिर भी भागीदारी कुछ थी, लोकतांत्रिक कही जा सकती है। तो ये भारतीय संविधान सभा का जो प्रस्ताव 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वीकार किया गया, इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो निरामंत्री सभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब की भी कई बार जयंती मनाई जाती है, महाराणा प्रताप की मनाई जाती है, और दूसरे जो ऐसी प्रतिभाएं या ये कहीं महापुरुष जो हमारे समाज में, उनको एक महान पुरुष का दर्जा प्राप्त है राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक दिन मैं भी एक सम्मेलन में, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मेलन, जब उनकी जयंती जो आयोजित की जा रही थी, तो वहाँ एक अर्थशास्त्री बैठे थे और उन्होंने एक आह्वान किया था। वो मैं आज सबसे महत्वपूर्ण बात तो संविधान के साथ साथ वो निर्माण की योजना के साथ साथ एक बात साझा करूँ आपसे। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि
चौधरी चरण सिंह जी को कम से कम उनकी जाति के लोग तो याद कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब, महाराणा प्रताप को, ये भी महाराणा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो भी स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। यानी मेरा यहाँ जो कहना है बात का वो ये है कि पूरा समाज अच्छाई को स्वीकार करे। डॉक्टर साहब का सर्व समाज, पूरा भारत देश, उन्होंने देश को कानून व्यवस्था का एक पाठ पढ़ा है। हमारे देश को एक कानून की किताब, कानून की इतनी बड़ी पुस्तक का एक बहुत ही सुव्यवस्थित पुस्तक का, जो भारतीय संविधान कहते हैं लिखित संविधान है, जिसमें अनेक संविधानों के अच्छे गुणों का समावेशन किया गया है। दूसरे देशों का लचीला कठोर का बीज का रूप माना जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की जयंती हो, यानी महापुरुषों की जो अच्छाइयाँ हैं, चौधरी चरण सिंह की जो पहचान है वो ग्रामीण अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित है। वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा उनका सिर्फ जो था मिशन वो कृषि या ग्रामीण अर्थशास्त्री थे। वो अर्थव्यवस्था पर उन्होंने लिखा भी है, पढ़ा भी है, और उनका महोदय का यही कहना था। तो जो सम्मेलन, जो संगठन आयोजित करे डॉक्टर अंबेडकर जी का, महाराणा प्रताप जी का, या चौधरी चरण सिंह जी का, और भी हमारे और भी महापुरुष बहुत हैं, भगत सिंह जी का हैं। बाकी मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, विपिन चंद्र पाल जी हैं, उनको भैया प्लीज़ आपसे विनम्र प्रार्थना है, उनको जातीय सम्मेलनों के रूप में आयोजित नहीं करें। ये तो एक प्रकार से उन इतनी बड़ी हस्तियों का अपमान होगा। उनकी जो विचारधारा थी, डॉक्टर साहब से हम संविधान के प्रति आस्था सीखें, उनकी बौद्धिकता को सलाम करें। कितनी उस जमाने में अनपढ़ समाज, और कहाँ एक गुलामी के दौरान उस ज़माने में कहाँ उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया, और उससे प्रेरित उससे लोग उनसे ये सीखें कि आस्था कि और मैं कई बार कहता भी हूँ कि महिलाओं को और बहुत से वर्गों को तो इतना उन्होंने, युवाओं को, अल्पसंख्यकों को, अनुजाति जनजातीय लोगों को तो इतनी अच्छी व्यवस्था करके गए हैं। वो उनकी व्याख्या थोड़ी गहराई से पढ़ कर देखिए, वो चीज़ यहाँ नहीं, वो न्यायालयों तक लागू है। न्यायालय और गरीबों को उन्होंने सभी को लाभ दिया, परंतु उनका संविधान एक शब्द कह रहा है ज़रूरतमंदों को। बात समझो आप, जहाँ उन्होंने सोचा आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको वहाँ जो अथॉरिटी है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो मुफ्त में सहायता देती है, वो किसी जाति पर बंधी हुई नहीं है। वो कहती हैं महिलाएं सब आएँ, SC ST आएँ, और ऊपर से एक शब्द कहते हैं कि फिर गरीब सभी आएँ जो ज़रूरतमंद हैं। तो उनके संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। उनका अंतिम एक ये भी शब्द है कि सभी ज़रूरतमंदों को, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को वंचित रखने का प्रयास है। उनका शक्ति और लोकतंत्र कहता भी यही है। हमारे तो यहाँ व्यवस्था पता नहीं सरकारें कितनी देर समझेंगी, कितना अर्थशास्त्र जानती है, मुझे पता नहीं। बाकी विकसित जो लोकतंत्र, पुराने लोकतंत्र में ये होता है कि समृद्ध लोगों को बड़ा सम्मान से देखा जाता हो। वो दिल खोलकर देश की जो सेना और दूसरे जो व्यवस्था होती है, यानी कहने मतलब राष्ट्रीय आय में उनका बड़ा योगदान होता है। वो टैक्स की चोरी में संलग्न नहीं होते, ज़्यादा राष्ट्र को अपनी आय में बड़ा हिस्सा ईमानदारी से देते हैं टैक्स का। और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, कम आय के लोग होते हैं, उन पर टैक्स कम से कम ला दिए जाते हैं। और ये लोकतंत्र है, समानता की तरफ समाज बढ़ता है। तो मैं आज ये वीडियो माध्यम से कहूँगा, नए महापुरुषों को पहचानें। यानी हर साल करोड़ों लोग जन्मते हैं और पूरा करोड़ नहीं तो आध करोड़ के आसपास मर भी जाते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि महापुरुष नए भारतीय समाज को ये भी ज़रूर मैं एक बात शामिल करना चाहूँगा कि सिर्फ ठीक है पहले वो रहे हैं, परंतु जो नवोदित प्लेयर हैं, नए जो खिलाड़ी आए अच्छाई की, एक से एक बढ़कर, उनको भी ज़्यादा शामिल किया जाए। उनके भी इस तरह के आयोजन सम्मान में किए जाएं ताकि लोग प्रेरित हों और ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाए। धन्यवाद।